अस्सलाम वालेकुम। आज के आज शिफा में हम बात करेंगे गर्दन और कमर के दर्द, मसाइल के इलाज और उसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद नदीम, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, और उनके साथ अली जैदी, फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हैं हाल सर? है अली, कैसे हैं? अल्लाह सर। ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं, खैरियत? ए वन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ए वन अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो बहुत एक कॉमन टॉपिक है और उसको हमने चूज़ भी इसलिए किया क्योंकि आजकल हमारा जो कमर और गर्दन के दर्द हैं उसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गर्दन और कमर के दर्द की क्या वजूहात हैं, और दूसरा ये कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है, जैसे हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर यंग लोगों पर मुश्तमिल है। तो अब यंगर पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। पहले होता था कि ख़ास उम्र के बाद आपको कमर का दर्द होता था, गर्दन का दर्द होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि यंग पीपल में ये ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सर उस पर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। काफ़ी कॉमन टॉपिक है और कमर और गर्दन का दर्द ज़्यादा होता जा रहा है लोगों में। उसकी मेन वजूहात में मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पोस्चर या आपका कैसे आप कमर को और गर्दन को मैनेज करते हैं। जो अल्लाह ताला ने कमर और गर्दन बनाई है वो इस तरह की बनाई है कि उसको अगर यूज़ किया जाए प्रॉपर तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब बदएहतियाती की जाए, जैसे पोस्चर है, अब गर्दन की पोस्चर, न्यूट्रल पोस्चर इज़ द बेस्ट पोस्चर। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बेंड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पीछे कर रहे हैं तो ये बहुत गलत किस्म का पोस्चर बन जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड, कई गुना ज़्यादा जो सर का वज़न है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम ऐसे करके गर्दन को करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या तकिया बहुत मोटा इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि हम खुद लेटे हुए हैं और सोफ़े पर टेक लगाकर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो यही मेन वजूहत हैं। झुककर वज़न उठा लिया, कोई झटका लग गया कमर पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया और उसमें प्रॉपर तरीके से वेट ना लिफ्ट किया, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये वाले प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम और फ़ोन का जो हमारा यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका यूजेज हम देखते हैं कि बच्चों में, यंग पीपल में ज़्यादा है, यंग लोगों में ज़्यादा है। तो सर क्या ये चीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है स्क्रीन डेफिनेटली टाइम? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेक की पोस्चर यूं हो रही है, बेंड हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पोस्चर है। और इस पोस्चर की वजह से ये होता है कि वो जो सर का लोड है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा का सीधा गर्दन के ऊपर आता है, और उसकी वजह से गर्दन में जो चेंजेस 60 साल की उम्र में आनी है, 70 साल की उम्र में आनी है, वो हो सकता है 20 साल की उम्र में शुरू हो जाए। और हम देख रहे हैं कि अब यंग लड़के और यंग लड़कियां हमारे पास आते हैं और उनको काफ़ी डिजेनरेटिव चेंजेस अर्ली लाइफ में हमें नज़र आ रही हैं, जो कि काफ़ी बड़ी एज में प्रॉब्लम नज़र आते हैं। अली, ये बताइए कि आपके ख्याल में पोस्चर से रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है और कैसे पोस्चर को मेंटेन रखना चाहिए, और क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस, कोई ऐसी एहतियातें हैं जो स्पेसिफिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है आम लोगों को? जी सर, बिल्कुल सर। जिस तरह आपने अभी बताया कि अगर हम गलत पोस्चर में मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करें तो उसमें जो बॉडी पे वेट है वो, या लोड है आपके बॉडी पे, वो बढ़ जाता है। तो सर पोस्चर हम अगर उसको सिंपली डिफाइन करें तो जिस तरह आप बैठे हैं, खड़े हुए हैं, जिस तरह आप अपना काम कर रहे हैं, वो आपका पोस्चर है। अगर आपका काम बैठने का है और उसमें आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपके कमर पे, आपके गर्दन पे गलत प्रेशर पड़ेगा। अगर आपका काम खड़े होने का है, आपका पोस्चर वो ठीक नहीं है, तो उसमें भी आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सर अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका अगर हम डीपली उनको एनालाइज करें, जब उनको असेस करते हैं, तो जो कमर और गर्दन के दर्द की जो मेन वजूहत निकलती हैं वो गलत पोस्चर निकलता है। अगर वो अपने पोस्चर को ठीक कर लें, अगर वो हमारी हदायत पे अमल करें और करेक्ट तरीके से, ठीक तरीके से अब बैठें। अगर आपने बैठना है तो उसमें आपके जो पैर हैं वो सपोर्टेड हों, आपकी जो बैक है वो चेयर के साथ सपोर्टेड हो, आपके जो स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर है, जो नेचुरल कर्व है स्पाइन का, बैठे वो आपको मेंटेन करनी है। रिकमेंड ये किया जाता है कि आप हर एक घंटे के बाद कुछ ना कुछ ब्रेक्स लें, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ताकि आप
8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उससे ज़्यादा ड्यूटी है, आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू रहे, या आप तो आप इजीली ये वो कहना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी बहाने से बंदा उठे, पानी पीने के लिए उठ जाए, वॉशरूम सर। चला जाए, किसी से गप लगा ले, कोई कोई भी उससे कुछ ना वर्क कुछ, रिलेटेड कोई ना बिल्कुल कोई ऐसी एक्टिविटी कर ले कि हर वक्त एक तरह लैपटॉप पर बैठे हुए हैं या एक अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उसमें बेस्ट चीज ये है कि वो थोड़ी देर के लिए शायद उठे और चल जाकर किसी कोलीग से बात कर ले, कुछ और कर ले, बिल्कुल सर। नेक को भी रेस्ट मिल जाएगा और कमर को भी रेस्ट मिल जाएगा और बॉडी के लिए वैसे भी अच्छा है। बिल्कुल सर, ऐसे तो इसी तरीके से वॉक के बारे में आप क्या कहते हैं, कितनी वॉक करनी चाहिए? जी सर, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप रूटीन में, अगर आप वॉक को अपने रूटीन का पार्ट बनाते हैं तो ये आपको बहुत सारे दर्दों से और बहुत सारे मसाइल से बचा सकती है। हम अब जब पेशेंट से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो हमें कहते हैं कि जी दिन में तो मैं काफ़ी चलता हूँ, लेकिन जो आपकी रूटीन की वॉक है, जो आप अपने वर्क पे या वैसे चल रहे हैं, वो चीज़ उस तरह आपको फ़ायदा नहीं देती जब तक कि आप एक ख़ास तौर पे अपने लिए टाइम ना निकालें। अपने खास तौर पर टाइम निकाल के जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है आपकी बॉडी पे वो डिफरेंट होता है। सर रिकमेंडेड तो यही है कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा वर्जिश करें और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसमें आप अपनी वॉक को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी लाइट एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें कुछ स्टेप्स के काउंट का भी कोई रोल है कि कितने स्टेप्स होने चाहिए दिन में? अब तो सर बहुत सारी ऐप्स भी आ गए, उसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। तो सर रिकमेंडेड ये कि 10,000 to 12,000 स्टेप्स आपके दिन में होने चाहिए। ठीक है। जो कमर के मसल्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग करना चाहे कोई बंदा, क्योंकि देखिए ना वेट ऑफ बॉडी किस तरीके से मैनेज होता है कि एक बैक के मसल्स हैं और सेंटर में कमर है और आगे पेट है, ठीक है। तो पेट अगर बहुत ज्यादा निकला हुआ होगा तो जाहिर है कमर के मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर पेट कम होगा या आपकी पोस्चर और बाकी वो अच्छा होगा तो कमर के मसल्स पर कम लोड है। तो अगर हम कमर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज आप रिकमेंड करेंगे? तो सर इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कमर के मसल्स को और आपके एब्डोमिनल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। सर हम सिंपल एक्सरसाइजेज को भी अगर पेशेंट को हम रिकमेंड करें और वो उसको रिलीजियसली करे, जो बैक के लिए हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, तो उसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और वो कमर के दर्द से और क्या कहते हैं कमर के मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। वेट कंट्रोल का इसमें क्या रोल है? सर अगर आपका वेट कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली आपके जो स्पाइन पे जो लोड है वो कम होगा। सर ये कहते हैं कि अगर आपका 5% जो वेट है अगर आप कम करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% आपके जो बॉडी पे जो लोड है वो कम हो जाता है। तो सर वेट रिडक्शन या वेट कंट्रोल इसमें सर बहुत अहम रोल प्ले करता है सर इसमें। सर प्लीज आप ये बताएंगे कि पेशेंट को, मरीज को न्यूरोसर्जन के पास किन सिम्टम के बाद, किन अलामात के बाद जरूर जाना चाहिए? देखिए कमर और जो गर्दन है यहाँ से पूरे का पूरा बॉडी का कंट्रोल गुजर रहा है। थोड़ा सा मैं इस मॉडल पे आपको बता देता हूँ कि ये कमर का मॉडल है। इसमें ये देखिए जो पोस्चर की आप बात कर रहे थे ना कि जो थोरेसिक स्पाइन, ये जो पीछे वाली कमर है ये थोड़ी सी काइफोटिक होती है, ये ऐसे होती है, और जो लंबर स्पाइन है ये लॉर्डोटिक होती है। ये बीच में मोहरे हैं और ये बीच में डिस्क नज़र आ रही है और ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है जो कि इस लेवल पर आकर एंड हो जाता है, और बाकी ये यहाँ से नर्व रूट्स निकल रही हैं जो कि नीचे लेग्स में जाती हैं और सप्लाई करती हैं। अब आपका सवाल जिस तरह है कि किन पेशेंट्स में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या किन पेशेंट्स में हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली वो रेड फ्लैग साइंस होंगे। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि अगर पेशेंट में फॉर एग्जाम्पल दर्द ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, जो कि बिल्कुल मेडिसिन के साथ भी ठीक नहीं हो रहा है, और इसी तरीके से दर्द ऐसा है कि उसके साथ वो टांगों में नीचे तक जाना शुरू हो गया, और उसके अलावा दर्द ऐसा है कि बिल्कुल रिलीव ही नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से मेडिसिन के साथ, या पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आना शुरू हो गया, जैसे कि पाँव ऊपर नहीं जा रहा या पाँव नीचे नहीं जा रहा या नीचे बैठ कर खड़े होते हुए प्रॉब्लम हो रहा है, या जैसे कि बाजुओं में कोई हाथों में कोई कमज़ोरी आ गई है या ये वाले मसल्स में कोई कमज़ोरी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो नर्व पे इतना ज़्यादा प्रेशर डल गया है कि उसकी वजह से वो उठा ही नहीं पा रहा है या उसकी वजह से वो नर्व जो है वो अपना काम करना छोड़ गया। और इसमें एक इमरजेंसी भी होती है जिसको हम कार्डियक वेनस सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर अगर डिस्क निकल आती है तो ये अगर नर्व रूट्स को बहुत बुरे तरीके से दबा लेती है, तो यहाँ से ना सिर्फ टांगों का कंट्रोल गुजर रहा है बल्कि यहाँ से पेशाब का कंट्रोल भी गुजर रहा है। तो अगर वो पेशेंट का पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाता है तो दैट बिकम्स एन इमरजेंसी, बिल्कुल इमरजेंसी होती है। अगर वो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि वो वापस आ जाएगा, अदरवाइज उसके वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा थोड़े रह जाते हैं।
तो ये पेशेंट में पता होना चाहिए हर पेशेंट को, और इस फोरम के थ्रू भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर एक तो दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए तो दैट बिकम्स एन इंडिकेशन कि हम उसको ऑपरेशन करें या हमें वो दिखाए लाजमी, या अगर पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आना शुरू हो जाए, जैसे कि कोई कमजोरी आ रही है बाजों में, टांगों में, सुन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, और इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि अगर खुदा न खासा किसी स्टेज पर पेशाब का कंट्रोल ख़राब होता है तो वो एक इमरजेंसी होती है और उसमें हमें फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर डिस्क नज़र आ रही है, कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है जो कि ये प्रॉब्लम कर रही है। सर इसमें अगर जो पेशेंट है अगर रिकमेंडेशन पे अमल ना करें तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं? देखिए, जितना जल्दी हम प्रेशर हटा लेंगे, जैसे कि अगर नर्व रूट के ऊपर प्रेशर है और उसकी वजह से फुट ड्रॉप होना शुरू हो गया है, या अगर कार्डियक पेन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर पेशेंट का स्फिंक्टरिक लॉस है और पेशाब का कंट्रोल ख़राब हुआ है तो उसको अगर हम 6 से 8 घंटे में ऑपरेट कर लेंगे तो देर आर चांसेस के, और अच्छे चांसेस हैं कि उसका पेशाब का कंट्रोल वापस आ सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर फुट ड्रॉप हुआ है या अगर पेशेंट में एक ऐसा डेफिसिट आना शुरू हो गया तो उसमें जो रिकमेंडेड है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 मंथ है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसने ऑपरेशन करा लिया तो बेहतर हो सकता है, अगर उसके बाद ऑपरेशन कराएंगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो वापस नहीं आएगा। तो इसी तरीके से पेन है, हमारे यहाँ लोगों ने ये समझा हुआ है एक्चुअली कि अगर कमर का ऑपरेशन करा लिया तो बस पूरी उम्र के लिए माजूर हो जाएंगे और पूरी उम्र के लिए लंबे पड़ जाएंगे, और ये डॉक्टर्स जो है ये हमें मिसगाइड कर रहे हैं। वो लोगों ने तहैया किया हुआ है, वो बेचारा मरीज मुश्किल में होता है, बाकी सारे के सारे उसको मशवरा देने वाले बड़े तेज होते हैं, वो कहते हैं यार बस ऑपरेशन नहीं कराना, मर जाना है कमर का, ऑपरेशन नहीं कराना। वो बेचारे लंबे पड़ जाते हैं, सारी दुनिया जहान की इधर उधर की टेक्निक्स यूज करते रहते हैं, कोएक्स के पास जाते हैं, अजीब अजीब तरह के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इवन कमर जलवा कर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि कमर जिनकी जली हुई होती है, जलने के निशान होते हैं, टांगों पर जलने के निशान होते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से हम ऑपरेशन से बच जाएं। लेकिन जब ज़रूरी हो गया है, जब एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, जबकि वो नेट पे नज़र आ जाती है, हर जगह आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स इतने पुअर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी क्लियर करना चाहूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, हरामा गज़ा है, वो यहाँ पर आकर तकरीबन एंड हो जाता है, जबकि मोस्ट ऑफ कमर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये L3-4, L4-5, L5-S1 यूजुअली ये कॉमनेस्ट लेवल्स हैं, L4-5 और L5-S1। तो यहाँ पर अगर हम सर्जरी करते भी हैं और अगर बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर ख़त्म हो चुका है, इस लेवल पर सर्जरी करने से इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता कि वो बंदा लंबा ही पड़ जाए। तो इसलिए अगर बहुत ही रेयर है, रूट इंजरी के जो चांसेस हैं वो 1 in 10,000 या उससे भी कम है। ये ऐसे समझ लें कि रोड पर आप जा रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, उससे भी कम चांसेस हैं उसके। तो क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोगों ने एक इंप्रेशन बना लिया। उसमें एक फैक्टर मेरे ख्याल में और भी रोल प्ले करता है कि बाज़ पेशेंट्स हैं जिनमें के ऊपर की इंजरी हो गई, उसकी वजह से टांगों की ताकत चली गई, उनका हमने ऑपरेशन किया तो उनको बताया हुआ है कि यार ये टांगों की ताकत वापस नहीं आएगी, सिर्फ ऑपरेशन का मकसद यह है कि जल्दी आप उठकर चल लें। या फिर उनका कोई ऐसा ट्यूमर था जिसकी वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ हुआ है, तो उसमें अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो देयर आर गुड चांसेस कि शायद वो वापस नहीं आएगी उसकी टांगों की ताकत और पेशाब का कंट्रोल। वो मरीज हर जगह जाकर शायद ये बताता है कि यार ऑपरेशन अगर कर लिया तो हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर मरीजों के प्रॉब्लम्स हैं वो लोअर लंबर स्पाइन में होते हैं, ज़्यादातर मरीजों में बड़ा बेनाइन सा प्रॉब्लम होता है, किसी भी मरीज में कोई चांस नहीं होता इस तरह का कि उसकी टांगों की ताकत चली जाए या पेशाब का कंट्रोल चला जाए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा अली, हम एक कामयाब सर्जरी कर लेते हैं, एक अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर लेते हैं, डिस्क रिमूव कर लेते हैं या कमर में हम फिक्सेशन कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा स्क्रू वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ पेशेंट्स में। तो ये बताइए कि उसके बाद आपका क्या प्लान होता है, कैसे वो आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे वो आउट ऑफ बेड हो और उसके बाद कैसे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाए और क्या वो करे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके लिए हम स्पेशल टेक्निक से पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो, इसको हम लॉग रोल टेक्निक कहते हैं, कि वो करवट ले, उसके बाद अपने टांगों को नीचे की लॉग रोल तरफ का लेके मतलब ये है कि वो ट्विस्टेड ना हो, एक ही पीस में पूरे का पूरा बिल्कुल मूव हो और पूरे का लॉग रोल पूरा करवट ले, और उसके बाद अपने हाथ पे जोर दे के, टांगों पे जोर दे के बैठ जाए, क्योंकि सर स्पाइनल सर्जरी है। अगर पेशेंट के स्पाइन पे जोर पड़ेगा, उसमें अगर बैंड वो करेगा तो ऑब्वियसली एक तो उसको पेन होगा और दूसरा उसकी सर्जरी भी इफेक्ट हो सकती है। तो जो भी सर इसमें पेशेंट एक्टिविटी करनी है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो उसकी स्पाइन है, जो इसका सर्जिकल एरिया है, उसके ऊपर कम से कम प्रेशर है। आमतौर पे सर 6 से 8 हफ्ते या 3 महीने लगते हैं, कुछ सर्जरीज में ये जो प्रोसेस है वो 6 महीने तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या उसकी सर्जरी हुई है। हैंड्स के लिए खास तौर पर आपके कोई रिकमेंडेशन है कि हैंड्स की पावर और जो हैंड्स का फंक्शन है उसको किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें क्या खास चीज़ें की जा सकती हैं? जी सर बिल्कुल, हैंड्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए से भी सर हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जिसमें हम
हैंड की ग्रिप को बेहतर करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैंड की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैंड की फंक्शनल मूवमेंट को बेहतर करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें भी सर जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो बेसिकली इस तरह के उनके नाम से ज़्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट खास हैं, तौर पर है ही इसी चीज़ वो के है लिए इसीलिए कि जो उनकी पेशेंट की जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन पे वो फोकस करते हैं। तो हम एज अ मल्टी डिसिप्लिन टीम उनकी हेल्प लेते हैं कि आप इसमें हमारे साथ मिलकर काम करें। आपके पास क्या क्या मोडेलिटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए से आप पेशेंट को हेल्प करते हैं, जो ख़ास तौर पर अगर एक पेशेंट एक तो घर पे है उसको आप क्या रेकमेंड करते हैं, और अगर आपके पास आता है तो आप क्या स्पेशल सर्विसेज उसको दे सकते हैं? आपके पास क्या क्या मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं? पेन को मैनेज करने के लिए अगर हम बात करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, आईएफ को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा सर हमारे पास टेंस है, उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और सर जो हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं, इसका जो एक्सरसाइज के साथ कम्बिनेशन है, जो हम कम्बिनेशन थेरेपी के तौर पे जब यूज़ करते हैं एक्सरसाइजेस को और इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ को, तो उसके जो सर रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अली, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत अच्छी सर्जरीज भी कर लेना, तो हमारा काम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि एक अच्छी उसको फिजियोथेरेपी ना मिल जाए, उसको मोबिलाइज होने का प्रॉपर तरीका ना सिखा दिया जाए। क्योंकि जो अगर हम डिस्क ऑपरेट करते हैं तो उसमें भी 2% चांसेस होते हैं कि दोबारा रिकरेंस हो सकती है। तो पेशेंट को अगर प्रॉपर चीज़ें ना गाइड की जाएँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यार आपकी वजह से हमारे बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल आउटकम होते हैं हमारे पेशेंट के, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक एज अ टीम हम काम करते हैं सर। और सर यही देखा गया है कि जो पेशेंट सर आपकी हदायत पे, न्यूरो सर्जन की हदायत पे अमल करते हैं और उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं सर। इसमें जैसे हमने पोस्चर की बात की है, तो सर जिस तरह आप सर खुद सर्जन है और सर्जरीज करते हैं, तो सर उसमें आपके साथ भी इस तरह इशू आता है जब आप प्रोलॉन्ग सर्जरीज करते हाँ हैं यार, ये posture में? बाज़ दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया। बाज़ दफ़ा लॉन्ग आवर सिटिंग हमारे अपने हो जाते हैं, 8-8 10-10 घंटे की सर्जरीज हो जाती हैं, या बाज़ दफ़ा इसी तरीके से हम जब खड़े होकर सर्जरीज कर रहे हैं और कमर पे काम कर रहे हैं और स्क्रूज वगैरह डाल रहे हैं, तो अच्छा खासा एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए अपने लिए अपने अच्छा लिए खासा प्रॉब्लम बन प्रॉब्लम जाता है। हम खुद प्रोफेशनल हैजर्ड पे हैं इसके। बिल्कुल सर। रोजमर्रा की जिंदगी में कमर दर्द से बचने के लिए ऐसे सर कौन सी 3 आप चीजें सजेस्ट करेंगे पेशेंट्स को, जिस पे वो अमल करें तो वो बेहतर हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो जैसे आपने बात की कि पोस्चर का अपनी ख्याल रखें कि झुककर वजन ना उठाएं, वॉक वगैरह रेगुलर करते रहें, कमर का अपना ख्याल रखें, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग अवॉइड करें। उसके अलावा जो आजकल जो नई चीज़ आ रही है वो ये है कि मोटापा हम लोगों में ज़्यादा आता जा रहा है, और वो उसका भी ज़्यादा ताल्लुक इसी चीज़ के साथ है कि हम लोग बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खाते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से हम लोगों में वेट भी ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है डायबिटीज़ में। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम लोग बस बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। तो आई थिंक ये हैबिट हमें छोड़नी होगी और बाहर के खाने ज़रा हमें कम करने होंगे, और उसके अलावा ओबेसिटी को अपनी कंट्रोल करना होगा, और रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, आई थिंक अगर स्विमिंग कोई कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो कमर के और गर्दन के लिए ख़ास तौर पर, जैसे मैंने कहा है कि पोस्चर का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और कि विटामिन डी की हम लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है, मैक्सिमम लोगों में कमी है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की यूजुअली ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट हम सब में ही ज़रूरत है। तो आई वुड रिकमेंड कि 2 लाख यूनिट्स वाला अगर एक कैप्सूल कोई सा भी विटामिन डी का आप वंस अ मंथ ले लें फॉर ऑल द अडल्ट्स, तो आई थिंक वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि इधर उधर पेन होते रहें, इम्यूनिटी ख़राब हो रही हो। बहुत सारे विटामिन डी के फंक्शंस हैं जो कि एज्यूम और रिज्यूम हो सकते हैं बाय मींस ऑफ कि अगर हम उसको रिप्लेस करते रहें। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को कहना चाहूँगा कि एक तो वॉक, ओबेसिटी का ख्याल, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग अवॉइड करें, अपनी पोस्चर का ख्याल रखें, और उसके अलावा विटामिन डी रेगुलर लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको आज की बातचीत से कमर और गर्दन के मसाइल के हवाले से मुफीद इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इसके अलावा सेहत से मुंसलिक किसी भी टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आज शिफा इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।